Namaskar. In previous lecture, I discussed the preamble of the Constitution. In today's lecture, I will discuss the salient features of the Indian Constitution. यानी कि भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी. We know that Constitution is the law of land. It is supreme law. It is a detailed document and it has various provisions about the fundamental rights, directive principles of state policy, and it has other provisions like fundamental duties and about the secular form of the state and about the citizenship. There are many provisions. We know that this document or this supreme law was amended by the Indian Parliament in previous years. We know that there are some important amendments which changes a large part of the constitution. For example, 42nd Amendment Act, it is known as the mini constitution. यानी कि भारत का जो संविधान है यहाँ पर बहुत सारे पास्ट में कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज कर दिया है, जिनमें मैंने 42 संवैधानिक संशोधन का जिक्र किया. इसके अतिरिक्त भी 7th अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट एंड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट और 97th अमेंडमेंट, ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जिन्होंने भारत के संविधान में बहुत सारे नए प्रोविजंस को जोड़ा था. नाउ अब हम इसके फीचर्स पर आते हैं. पहला जो इसका फीचर्स है, इट इज़ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड अनरिटन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज़ द वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का एक बहुत ही लंबा लिखित संविधान है. ओरिजिनली it had 395 articles and 8 schedule, but at present time it has more than 400 articles. 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स है एंड इट हैज़ 12 शेड्यूल. तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही वास्ट ये डॉक्यूमेंट है. There are various provisions which have been deleted by the parliament through the various amendments, and new articles and new schedules have been added to the parliament to the constitution by the parliament. Now question arises, why this document is so detailed document. ये क्यों इतना एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, क्यों इतना ये लंबा लिखित संविधान है? इसके पीछे कुछ हम रीज़न की चर्चा करेंगे. फर्स्ट इज़ द हिस्टोरिकल रीजन. We know that India was ruled by the British government. भारत का पर जो शासन है वो ब्रिटिश शासकों का रहा था. And they enacted the Government of India Act 1935. It was a long and detailed act. एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड ये एक्ट रहा था. अब मैंने इस एक्ट का यहाँ पर जिक्र क्यों किया? मैंने इसीलिए किया बिकॉज इन प्रेजेंट टाइम in Indian Constitution there are various provisions which are directly derived from this act. यानी कि भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि डायरेक्टली हमने इस एक्ट से लिए हैं. सो ये एक हिस्टोरिकल रीज़न है. सेकंड इज़ द जोग्राफिकल रीज़न. हमें पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है. देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन दिस कंट्री. एक विविधताओं से भरा हुआ देश है. तो एक इतने बड़े और विविधताओं से भरे हुए देश के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट की एक ज़रूरत रहती है, जहाँ पर कई तरह की हमें विविधताएं मिलती है. सामाजिक विविधता, धर्म को लेकर विविधता है, लैंग्वेज को लेकर विविधता है, और आपके जो इकोनॉमिक हमारा जो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है उनको लेकर भी विविधता है. तो ऐसी स्थिति में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा था कि इतने बड़े देश के लिए, इतने विस्तृत देश के लिए एक डिटेल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है. नेक्स्ट रीजन इज द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन.
वी नो दैट इन इंडिया देर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर एकल संविधान है. देर इज नो प्रोविजन दैट द स्टेट हैज पावर टू इनेक्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट के पास कोई पावर नहीं को अपना एक संविधान बनाए. तो इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत विस्तृत है. यहाँ पर सेंटर को लेकर और स्टेट को लेकर काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं. नो नेक्स्ट फीचर पर हम आते हैं. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन borrowed फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है. वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स had studied the various constitution of the world. दुनिया के उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने अध्ययन किया. एंड दे adopted those provisions which were good. जो कुछ भी अच्छे प्रोविजंस थे, जो बहुत अच्छे थे, वो उन्होंने बोरो किए. दे borrowed दिस प्रोविजन एंड इंक्लूडेड दैम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन प्रोविजंस को उन्होंने वहाँ से लिया और भारत के संविधान में उनका समावेशन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कहना चाहूँगी. लाइक फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which includes fundamental rights and directive principles of state policy, जिसमें हमारी दो चीज़ें आती है. These जो provisions have been taken from the different countries. Like fundamental rights derives its inspiration from the American Constitution and directive principles of society के जो भी प्रोविजन है दे डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन which talks about the cabinet system of government and the relationship between executive and legislature. And there are other provisions which we have taken from the constitution of various countries like Constitution of Canada, Constitution of South Africa, Germany and USSR. And here we must keep one thing in mind which is very important. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 it was an important and it is an important source of Indian constitution. We know that there were various provisions in the Government of India Act relating to the judiciary, emergency and Union Public Service Commission and other provisions which we have derived from that act. Even more than half of the provisions of the Indian Constitution has been derived from the has been derived from this act, and they resemble to the act of that. They resemble to the provisions of that act. यानी कि भारत के संविधान के आधे से अधिक जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 35 पर बेस्ड है. कहने का मतलब है तो जो 1935 का जो एक्ट है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है एक बहुत बड़ा सोर्स है भारत के संविधान का. अब हम अगले फीचर पर बात करते हैं. इट इज़ द blend of rigidity and flexibility. We know that constitution can be classified on the basis of nature of the amendment. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लासिफिकेशन वो हम इस बेस पर भी कर सकते हैं कि उसको अमेंडमेंट करने में उसका किस तरह का नेचर है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या वो रिजिड है. सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट, while the flexible constitution is that constitution which does not require any special provision for its amendment. What the amendments is done through
the amendment is done through the process which is similar to the ordinary law making process, यानी कि इसमें कोई स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं रहती है. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये ना तो फ्लेक्सिबल है और ना ही रिजिड है. अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें विच टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट, तो ये कहता है ये कहता है या फिर इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट. फर्स्ट, some provision in the Indian constitution can be amended through the special majority of the parliament, and some provisions of the constitution can be amended through the special majority of the parliament and the ratification by the half of the states. But there are several provisions which can be amended by the parliament through the simple majority or through the ordinary law making process. यानी कि इनका जो अमेंडमेंट करने का जो एक तरीका है ये उसी तरह की जिस तरह से जो हमारी ऑर्डिनरी हमारी लॉ मेकिंग की जो प्रक्रिया रहती है वो ठीक उसी तरह से इस तरह ये प्रोविजंस अमेंड किए जाते हैं. बट दे डोंट नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 368. ये 368 जो कि हमारे अमेंडमेंट की बात करता है जिसमें 2 तरह का अमेंडमेंट आता है, उसमें ये वाले प्रोविज़न इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. अगला जो फीचर है इट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद यूनिटरी फीचर्स. वी नो दैट the federal constitution establishes two types, establishes the federal form of the government. In the federal system there are some provision. First is the two government, second is division of powers, third is the written constitution, and fourth is the supremacy constitution, and fifth is the bicameralism. All these features can be seen in the Indian constitution. But Indian constitution has several provisions which makes it unitary in nature. For example, it has single constitution. It has provision of single citizenship. It has provision of about the emergencies, and it has provision that the governors of the state are appointed by the central government. And there is provisions which is the fifth provision. It's about the all India services. All these provisions make constitution unitary in nature. And there is the most important provision, it is the strong center. यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में कहना चाहूँगी स्ट्रॉन्ग सेंटर और emergency provisions को लेकर. We know that ordinarily there is a division of power between state and center, but during emergency unit government can make laws on those subjects which are given or which are mentioned in the state list. तो जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरजेंसी के वक्त यूनिटरी हो जाता है. And there are various political scientists which have described the Indian constitution as the cooperative federation, and even a scholar has described it the name of मुझे इसका एक एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है. नाउ नेक्स्ट जो फीचर है इट इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. यहाँ पर मैं 2 चीज़ों के बारे में कहना चाहूँगी. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ it is different from the presidential form of government. First, in a parliamentary form of government, executive is there is coordination between the executive and legislature. But in the parliamentary form of government, there is but it works on the doctrine of separation of power.
there is no coordination between the executive and the legislature. It works on the principle of separation of powers. इनके बारे में हम बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनमें क्या क्या और विभिन्नताएं हैं, क्या क्या इनमें और डिफरेंसेस है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इनको एक मोटा मोटा हम डिफाइन कर रहे हैं। Parliamentary form of government is known as the best minister form of government. It is known as the cabinet system of government, and it is also known as the responsible form of government. In India, Constitution establishes the parliamentary form of government at both level, state as well as the central level. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है। फर्स्ट फीचर इज द मेजॉरिटी। हम देखते हैं कि द पार्टी और द कोलिशन विच गेट्स मोर सीट्स इन द जनरल इलेक्शन कुछ फॉर्म इट्स गवर्नमेंट। Second feature is the collective responsibility. Executive is responsible to the legislative, and another feature is the nominal executive and real executive. We know that president is the nominal executive, and he works on the advice of the council of minister. So council of minister is the real executive. COM or the council of minister is headed with the prime minister. And another feature is the dissolution of lower house, and the next feature is the leadership of prime minister. हम ये भी देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एंड अनदर फीचर इज द मिनिस्टर्स मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेचर। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी होते हैं। बट यहाँ पर मैं जो कुछ एक डिफरेंस की बात करूँगी विच इज़ बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन। यानी कि जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ऑल्दो आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर इज डिफरेंस। फर्स्ट, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज नॉट सोवेरेन। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो सोवेरेन नहीं है, बट इन ब्रिटेन पार्लियामेंट सोवेरेन है। सेकेंड, इन इंडिया द पार्लियामेंट not parliament, in second provision, the head of the state is elected, what in Britain the head of the state is a hereditary post. तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि ब्रिटेन और भारत की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में। अब हम थोड़ा बात करते हैं रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वी नो दैट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन बोथ द कंट्रीज। वो चाहे ब्रिटेन है या फिर इंडिया है, जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है दोनों कंट्रीज़ में। सो इट इज़ नोन एज द इसे हम प्राइम मिनिस्टर जो आपका प्राइम मिनिस्टर टाइप गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं, बिकॉज तो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं 5 फीचर को लेकर था। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग फीचर्स, एंड इसी के साथ मेरा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।